ठीक है, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसमें हम प्रकरण 1 पढ़ रहे थे, आधुनिक काल हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, आधुनिक काल जब प्रकरण संख्या 1 हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने वो जो 4 इम्पोर्टेंट कवि थे ना, वो सदाशिव लाल नियाज़, इंसान लखान, सदल मिश्र, लल्लूलाल, उन चारों को पढ़ा हमने। सबसे पहले ब्रजभाषा गद्य पढ़ा, फिर खड़ी बोली गद्य का विकास, गद्य खंड पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन, है ना? तो गद्य का विकास कैसे हुआ, फिर वो गद्य का विकास पढ़ा हमने। और जब ये प्रक्रिया हम पढ़ते रहे, अनुवादों की नमूने पढ़े हमने, किस प्रकार से अनुवाद की टीकाएँ मिलती है, किस प्रकार से उन्होंने जो खड़ी बोली की रचनाएँ शुरू में लिखी थी, उनमें किस प्रकार की शब्दावली मिलती है, वो सब पढ़ने के बाद हम यहाँ से आज पढ़ना शुरू करेंगे इस पैराग्राफ से। जो कि ये बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपने आप में, गारसा द तासी, ठीक है ना? गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान है, ये फ्रांसीसी विद्वान है। और फ्रेंच की जो भाषा है, फ्रेंच भाषा में ही हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था ना, वो गारसा द तासी ने लिखा था। बात अलग है कि ये खिचड़ी ग्रंथ बन गया क्योंकि इसमें बहुत सारे कवि तो उर्दू के थे और बहुत सारे कवि हिंदी के थे। वो बात अलग है कि हिंदी के बहुत कम कवि थे। हिंदी की संख्या जो थी कवियों की वो कम थी और उर्दू के कवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना? और भी अलग कवि भी लिए थे उन्होंने, तो खिचड़ी ग्रंथ बन गया ये। पर इससे हमको ये पता चल गया कि हाँ यार, जब एक बाहर का बंदा आके हिंदी साहित्य का इतिहास लिख सकता है, तो हम हिंदुस्तानी भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिख सकते हैं। घोर सांप्रदायिक आदमी था, बिल्कुल घोर सांप्रदायिक, ठीक है ना? घोर सांप्रदायिक किसे कहते हैं अपन? जो मतलब प्रकार से जो धार्मिक असहिष्णुता को साथ लेके चले, समन्वय का भावना जिसके अंदर ना होना, उसे बोलते हैं अपने का। और सांप्रदायिक उसे मान सकते हैं। एक होता है सांप्रदायिक आदमी जो ठीक है, चलो सांप्रदायिक सद्भावना सबको साथ लेके चले। लेकिन जो घोर वाला होता है तो उसको मान सकते हैं कि ये असांप्रदायिक भी कह सकते हैं। घोर सांप्रदायिक ना कह के असांप्रदायिक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये हिंदी और उर्दू में भेदभाव करता था बहुत बढ़िया, ठीक है ना? और इसके इतिहास ग्रंथ का नाम आपको पता होगा, इसे क्या नाम है इसका? ईस्तवार, ठीक है ना? ईस्तवार द लिटरेचर ऑफ एंडो हिंदुस्तानी। इसमें एंडोई का मतलब हिंदी था और हिंदुस्तानी का मतलब उर्दू था, ठीक है? अब मैं पढ़ता हूँ कुछ इसमें आता है नया तो मैं आपको बताता हूँ। गार सदर तासिक फ्रांसीसी विद्वान था जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था। हिंदी में उसका अनुवाद यही कहलाता है, ठीक है ना? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ-साथ हिंदी के भी कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ, देखो मैंने कहा ना कुछ कवियों का उल्लेख था। 5 दिसंबर 1852 के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी भाषा के युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी कि उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिम उत्तर प्रदेश की सरकारी भाषा नियत की गई है। यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ-साथ उसी तरह बनी हुई है जिस तरह वो फारसी के साथ थी। बात ये है कि मुसलमान बादशाह सदा से ही एक हिंदी सेक्रेटरी जो हिंदी नवीस कहलाता था और एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी नवीस कहते थे, रखा करते थे, जिससे उनकी आज्ञाएँ दोनों भाषा में लिखी जाए। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू जनता के प्रति सरकारी कानूनों, नागरिक अक्षरों में हिंदी अनुवाद लिख उर्दू कानूनी पुस्तकों के साथ देती। गार सादत तासी के व्याख्यानों से पता चलता है कि उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरिक अक्षरों में भी कानून और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब बढ़ा, तब उनका छपना एकदम बंद हो गया था। जैसा कि अभी कहा आया है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारत हिंदू के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा चलता रहा। गार सादत तासी ने भी फ्रांस में बैठे-बैठे इस झगड़े को योग दिया था। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियन में के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। आ गई वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद जो अंग्रेजों से मेलजोल रखने की विद्या में एक ही थे। तो जो सर सैयद अहमद था ये तो था उर्दू के साइड की, यार उर्दू ही एक भाषा होनी चाहिए, उर्दू को ही वो विशेष स्थान प्राप्त होना चाहिए जो अन्य भाषाओं को है, लेकिन हिंदी को नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का भी उतना ही बैठना जो मिलना-जुलना था अंग्रेजों से, तो उन्होंने हिंदी का पक्ष लिया। तो सर सैयद अहमद ने हिंदी विरोध में और बल लाने के लिए मजहबी नुस्खा भी काम लाए। अंग्रेजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है जो बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है। दोनों शामी या पैगम्बरी मत के मानने वाले हैं। ठीक है?
जिस गारसाद तासी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू को दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कभी कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ठीक है ना? वहीं गारसाद तासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन के कारण सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं। बहुत बढ़िया, देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। ठीक है ना? हालांकि ये कमी वाली जो बता रहे हैं ना, हिंदी की ये पंक्तियाँ कभी पूछी नहीं गई है, क्योंकि कौन सा कथन ऐसा नेगेटिव आएगा एग्जाम में, है ना? कभी भी नेगेटिव कथन कभी नहीं बनती है, नेगेटिव कविताएं कभी नहीं बनती है ना? हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर अपने मजहबी रिश्ते से ख्याल के उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और कहा, हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है। वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती और उसके आनुषंगिक विधान है। इसके विपरीत बुत परस्ती का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? बुत परस्ती, है ना? वो एक गाना भी तो आता है ना यार ऐसे कि यह बुत पूजे कि नहा के चले, है ना? वो वाली पंक्ति कितना बढ़िया गाना है वो, मुझे बस एकदम से याद नहीं आ रहा है। तो बुत मतलब होता है तो मूर्ति पूजा जिसे हम कर सकते हैं ना, वैसे मान के चलो आप। ठीक है ना? बुत परस्ती और आनुषंगिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है ना? इस्लाम भी सामी मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषता पाई जाती है। ठीक है ना? सम्मत 1927 में अपने व्याख्यान में गारसादा तासी ने साफ खोल कर कहा है कि, है ना, क्या कहा है कि मैं सैयद अहमद खान जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, है ना? मैं सर सैयद अहमद खान जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते हैं, इंजील की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते हैं, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा नहीं मानते हैं। और परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भाव की प्रेरणा से किया जाता जा रहा है, ये दिखाने के लिए बहुत है। विरोध प्रबल होते हुए भी जिस देश जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला का छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी नहीं छोड़ सकते थे। अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को ही स्थान देना पड़ा। काव्य साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप में वो था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई है। इसी खींचतान के समय राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद तारे हिंद जो है मैदान में आए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपना हो गया अपना पहला प्रकरण। ठीक है ना? तो ये अपना आधुनिक काल का पहला प्रकरण हमने पूरा कर लिया है। आधुनिक काल प्रकरण 1। ठीक है, संदर्भ है तो ठीक है, छोड़ सकते हैं। प्रकरण 2, ठीक है, आधुनिक काल गद्य खंड प्रकरण 2 और गद्य साहित्य का आविर्भाव। ठीक है ना? तो ये हम पढ़े, अब आगे चल के, है ना? वहाँ तक कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना कमेंट वगैरह करके। हाँ, वो जो मैं गाना बता रहा था ना आपको, वो वाला यूँ था वो कि दिखाई दिए यो कि मैं खुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। ये वाला था, इसी में आता है वो बुत वाली पंक्तियाँ की परस्तिस की यहाँ तक कि ए बुत तुझे, है ना? कि मैंने इतनी पूजा की है, तेरी इतनी पूजा की है कि ए बुत तुझे, है ना, नजर में सबू की खुदा कर चले। ये बढ़िया पंक्तियाँ आती है, इतना बढ़िया गीत है ये। हिंदी गीत आता है ना, मूवी वगैरह में भी आता है ये, उसमें। आगे चलते हैं, प्रकरण 2 पढ़ते हैं अपन। गद्य साहित्य का आविर्भाव। अब गद्य साहित्य का पहले तो अपन ने पढ़ा था कि भाई हिंदी साहित्य में गद्य किस प्रकार शुरू हुआ। पहले ब्रजभाषा का गद्य, फिर खड़ी बोली का गद्य। तो ब्रजभाषा में पढ़ा हमने बहुत सारा, हुआ श्रृंगार मंडन वगैरह जो थी ना रचनाएं, इसकी विट्ठलनाथ की, है ना, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। फिर खड़ी बोली हिंदी में हमने गंगे की रचना पढ़ी थी, चंद्र छंद वर्णन की महिमा। फिर राम प्रसाद निरंजने की भाषा योग वशिष्ठ पढ़ी हमने, क्योंकि ये भाषा योग वशिष्ठ जो है ना, ये पहली परिमार्जित हिंदी का ग्रंथ है, जबकि चंद छंद वर्णन की महिमा
पहला खड़ी बोली हिंदी का ग्रंथ है गद्य, गद्य ग्रंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, भाषा एक वशिष्ठ की बात कर ली। इसके बाद हमने उन 4 नमूनों को पढ़ा था, ठीक है ना? मुंशी सदाशिव लाल नियाज़ उनकी भाषा वगैरह देखी अपन ने, किसकी कौन-सी भाषा थी, किसकी कौन-सी रचनाएँ थी। उसके बाद गिलक्रास्ट का नाम हमने पढ़ा था। गिलक्रास्ट जो है वो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी और उर्दू का अध्यापक के रूप में चुना गया था। उसके बाद गारसदा तासी को पढ़ा हमने और इसके अलावा कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें से और कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है मेरे ध्यान में नहीं आ रही तो वो हो सकता है मैंने पढ़ते टाइम आपको इम्पोर्टेंट बता दी होगी, है ना? बाकी तो यही मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। गद्य खंड प्रकरण 2 अब कहते हैं अपन, किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी? इस प्रकार चर्चा बनारस अखबार के संबंध में आए थे। देखो इससे पहले 2-3 अखबारों की बात की थी हमने, बंगदूत, तो बंगदूत के संपादक थे राजा राम मोहन राय, लेकिन बनारस अखबार के संपादक थे शिव प्रसाद सितारे, है ना? राजा शिव प्रसाद सितारे, ठीक है। तो किसी प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जानी चाहिए। तो हिंदी के नाम से उर्दू लिखी जाने लगी थी, इसका मतलब समझ रहे हो आप? कि अगर इस टाइप से लिखी जा रही है ना जो पीछे से शुरू की जा रही है, ठीक है ना? उससे भाव कोई सा भी हो, तो वो उर्दू कहलाएगी। लेकिन एक होता है ना कि जब देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है, नागरी लिपि मतलब देवनागरी, जो अभी आपको आँखों के सामने है। अब इसमें कोई ऐसी शब्दावली आ गई ना जो एक प्रकार से जो हिंदी में नहीं है, वो तो उर्दू की है। तो उसी का बताया जा रहा है ये और इसी का मिला-जुला रूप ही हिंदुस्तानी कहलाता है। वो खड़ी बोली हिंदी एक प्रकार से उसी को कह सकते हैं मोटी-मोटी तो, है ना? पूरी तरह तो नहीं कह सकते क्योंकि उर्दू के शब्द साफ दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसे उर्दू के शब्द जो सामान्यतः हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, उनको तो अपन को स्वीकार करना ही पड़ता है। संवत 1913 में अर्थात बल्वे के 1 वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किए गए थे शिक्षा विभाग में। उस समय दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाखापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा यानी संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़ जाए, है ना? अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में ही उर्दू में ही काम लाई जाती है, तब एक और ज़बान का बोझ डालने से क्या लाभ, है ना? वाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गँवारी बोली भी कहा करते थे। इस स्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता था तब मुसलमान उसे मुश्किल ज़बान कहकर विरोध करते थे। अतः राजा साहब उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फ़ारसी अरबी के चलते शब्द भी लिए जाए, है ना? उस समय साहित्य के कोर्स की पुस्तकें भी नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए और पंडित श्री लाल और पंडित बंशीधर आदि कई मित्रों को भी उन्होंने लगा दिया इस काम। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियाँ आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना लिखा, ठीक है ना? ये इनकी लिखी हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आलसियों का कोड़ा, वीर सिंह का वृत्तांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस आदमी ने इतना बढ़िया योगदान दिया है, उसकी रचना याद न करें, ये तो बेईमानी होगी ना यार। तो राजा शिव प्रसाद ने लिखा था राजा भोज का सपना कि रानी कैद की कहानी किसकी कहानी है मैं बता जा चुका हूँ आपको। संवत 1858 के आसपास लिखी गई है, 1801 ईस्वी में। रानी कैद की कहानी इंसान अल्लाह खान, इसे उदयभान चरित भी कहा जाता है, उदयभान चरित। देखिए राजा भोज का सपना हो जाएगा अपना, राजा शिव प्रसाद की, शेर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा, संवत 1909 और 1919 के बीच में शिक्षा संबंधित अनेक पुस्तकें हिंदी में निकली, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है। पंडित बंशीधर ने आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस से हिंदी उर्दू का पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू का नाम आब हयात था। अरे यार, उनकी पुस्तकों के नाम ये रहे। लोग क्या करते हैं, मैं खुद एक बार आब हयात नाम से मैं ढूंढ रहा था, मैंने कहा ये आब हयात क्या आ गया, क्या आ गया? पूछा गया था यूजीसी रेट में ये कि आब हयात के संपादक कौन थे, है ना? पंडित बंशीधर है ये, बिल्कुल, है ना? अब देखो सामने लिखा हुआ है, कितना कॉमन क्वेश्चन है, नहीं आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट में ये, ठीक है ना? कि आब हयात जो है किसने निकाला था उर्दू में ये, और भारत खंडामृत का ये दूसरा नाम था ये, ठीक है ना? हिंदी कॉलम तो भारत खंडामृत था और उर्दू में इसका नाम था आब हयात, पंडित बंशीधर के द्वारा। अब देखो उन्हीं की कुछ पुस्तकें हैं, पुष्प वाटिका जो गुलिस्ता के एक अनुवाद है, भारतवर्षीय इतिहास, ठीक है? हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा जो महत्वपूर्ण होगा। जीविका परिपाटी, जगत कृतांत, पंडित श्री लाल ने संवत 1900 में पत्र मालिका बनाई है। गार सादा तासी ने इन्हें कई पुस्तकों के लेखक कहा है।
बिहारी लाल ने गुलिस्तान के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संमत 1919 में किया है। अभी काम का कुछ भी नहीं है, मैं बता दूंगा जो भी काम का होगा। ठीक है, बाकी पत्रिकाएं मैंने बता दी आपको जो महत्वपूर्ण थी। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर, अभी अपन प्रकरण 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, प्रकरण 2 आधुनिक काल का। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर वैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया। इस पर बहुत सी कथाएं छाट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह और उपदेश पुष्पावती नाम की 2 पुस्तकें और निकाली थी। ये नहीं याद रखना अपन को। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी थी वो बहुत ही चलती सरस हिंदी में थी, उर्दू पर नहीं भरा था। जो कि उनकी पिछली किताबों इतिहास तिमिर नाशक है ना, इतिहास तिमिर नाशक, 5,000 लगा के पीछे परसेंटेज लगा लो। ठीक है ना, पहले भी 50 एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी 50,000 एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक जो है किसकी है? इतिहास तिमिर नाशक, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद पता कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं वैसे तो सितार लिख के, पहले सितार, फिर बीच में ए आता है ना, ए फिर हिंद, है ना, अर्थात हिंद का सितारा। ए का मतलब होता है का सितारा, है ना। तो ये उर्दू की एक नियम है, ऐसा कह सकते हैं अपन। उदाहरण के लिए राजा भोज के सपने का एक उदाहरण दिया हुआ है। वो कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम नहीं सुना हो? उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते हैं और बड़े बड़े भूपति उसके पाँव पर अपना सिर नवाते हैं। सेना उसकी समुद्र के तरंगों का नमूना है। खजाना उसका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना है। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। अपने मानव धर्म सार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत को गर्वित रखी है। इसका पता इस अंश से लगेगा। अतः मानव धर्म सार भी ग्रंथ है उनका, है ना, पर ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा भोज का सपना, राजा भोज का, ठीक है ना, वो हो ही जाएगा अपना, ठीक है ना। के अलावा कौन कौन सी रचना पढ़ के आए थे राजा भोज का? राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास इतिहास तिमिर नाशक, मैंने बताया दिया आपको, इतिहास तिमिर नाशक, ठीक है, वीर सिंह का वृत्तांत। और नीचे हमने पढ़ी मानव धर्मसार। मानव धर्मसार भी किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की। आगे चलते हैं। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है। उसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कर सकता है। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा है वो जीव के लिए औषधि समझना चाहिए। और बृहस्पति लिखते हैं कि शास्त्राचार्यों ने धर्मशास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अति मान्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्म शास्त्र को न जाने, सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। मानव धर्मसार की भाषा राजा शिव प्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं है। प्रारंभ काल में ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे। इसलिए सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो, बहुत बढ़िया। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी उन्होंने, ठीक है ना, एक गुटका ग्रंथ लिखा था, छोटा ग्रंथ इसे कह सकते हैं अपन। थोड़ी बहुत संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा। बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है सब बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, पता आपकी आत्मा की शांति के लिए पढ़ रहा हूँ कि भाई हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी पढ़ा है। जो महत्वपूर्ण बात आएगी अभी मैं खुद स्पष्ट कर दूंगा आपको, ठीक है ना। पर सम्मत 1917 के बीच में उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा और बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए, या तो यूँ कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो भी हो, संमत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी है, ये भाषा बिल्कुल उर्दू पर लिए हुए हैं। इतिहास तिलर राशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में भी जो संवत 1864 में लिखी थी, राजा साहब ने साफ कह दिया था कि मैंने बेताल पच्चीसी का भाषा अनुकरण किया है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, काम का नहीं है वैसे तो। आई मे बी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आई मे बी पार्ट इट फॉर सेइंग अ फ्यू वर्ड हियर टू डूज वो ऑलवेज अर्ग, क्या बोलते हैं इसको, अर्ग बोलते हैं, टू एक्सक्लूजन ऑफ पर्शियन वर्ड्स।
इवन दूध विच हैव बिकम आवर हाउस होल्ड वर्ड्स। मतलब कितना अजीब लगता है ना, शुक्ल जी वाली पुस्तक में भी अंग्रेजी के शब्द आ सकते हैं, नहीं? ठीक है, चलते हैं नीचे, अपना काम करना है। लल्लू लाल जी के प्रसंग में ये कहा जा चुका है कि बैताल 25 की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनके समय की भाषा का एक खास उदाहरण है, ठीक है ना? अतएव भाषा का इतिहास नाम से एक लेख ग्रंथ किसका है? लेख है ना, भाषा का इतिहास किसका है ये? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, है ना? याद रखना, ये भाषा का इतिहास। क्योंकि यार ये शुरुआती नाम है यार, ये है ना, बिल्कुल। अभी क्या है ना, अपन हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल पूरी तरीके से शुरू नहीं किया है। क्योंकि लोग समझते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल भारतेंदु काल हो गया, शुरू हो गया, मतलब नहीं। उससे पहले ये 2-3 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह, इन 2 को ही पढ़ना पड़ता है, झूठ नहीं बोलूँगा। और उससे पहले वो 4 कवियों को पढ़ना पड़ता है बस, ठीक है? हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए, जो कि आम, अहम और ख़ास पसंद हो, जिनका ज़्यादा आदमी समझ सकता है, बिल्कुल। और यहाँ के पढ़े-लिखे आलिम, फाज़िल, पंडित, विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हो। और जहाँ तक बन पड़े, हम लोगों को हरगिज़ गैर मुल्क के शब्द काम में नहीं लाने चाहिए, न संस्कृत के टकसाल कायम करके नए-नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए। जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाए। अर्थात ये है कि इसका उस अर्थ का कोई शब्द हमारी ज़बान में नहीं होगा, जो याद नहीं है, जो अच्छा है, अच्छा या अच्छा नहीं है ना? या कविताई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत और कोई और ख़ास ज़रूरत साबित हो जाए। कुल मिला के बात ये है कि यार मिले-जुले शब्द रखो, ऐसा है बिल्कुल, है ना? भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है, उसके अनुकूल उनकी ये भाषा यहाँ तक ठीक है, पाठक आप समझ सकते हैं ना, आम-फहम, ख़ास पसंद, इल्मी ज़रूरत, जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलिम-फाज़िल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर थे, है ना? किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्तियाँ पूछी गई है, कि किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। तो साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती है। इसकी पंक्तियाँ ये शुक्ल जी की, ठीक है ना? भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है, वो देश की प्रकृति के अनुसार रहता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार, व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप, रंग की भाषा गले में उतरना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। ये प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, है ना? भाई ये प्रकृति विरुद्ध भाषा तो बहुत लोगों को खटकी होगी। पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। उन्होंने संवत 1918 में प्रजाहितैषी नाम का एक पत्र निकाला था आगरे से। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5000 लगा के परसेंटेज लगा लेना। प्रजाहितैषी नाम से जो पत्र निकाला था, राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो लोग फिर से आँख खुल गई उनकी। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। कौन-सी रखी? अनसुईया। अब ये कौन से राजा साहब? ये लक्ष्मण सिंह है यहाँ पे, है ना? अनसुईया, होले प्रिवेंस से सखी, मैं भी इसी विचार में हूँ कि अब इससे कुछ पूछूंगी। महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों में विश्वास में आकर मेरा जी ये पूछने को चाहता है कि तुम जिस राजवंश के भूषण हो, वो किस देश की प्रजा में विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो? क्या कारण है कि क्या कारण है कि जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है? बहुत बढ़िया यार। यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ अधिक शब्द लिए हुए हैं। रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भाषा के संबंध में अपना स्पष्ट मत प्रकट किया था और कहा था कि हमारे मत में हिंदू और उर्दू दोनों बोली न्यारी न्यारी। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, मैं बोल रहा हूँ। पूछ लेगा किसने कही है? लक्ष्मण सिंह ने कही ही है ना।
हिंदी इस देश के हिंदुओं के द्वारा बोली जाती है और उर्दू यहाँ के मुसलमानों द्वारा फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए। न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हो। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की और इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकार्ट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी के विशाल छापेखाने के मैनेजर बने। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। संस्कृत की चर्चा पिंकोट साहब ने लड़कपन से ही सुनते आए थे। इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ इसका अध्ययन भी किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का भी अभ्यास किया था। इंग्लैंड में बैठे बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं का ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छपने लगे। मतलब ये पिंकोट बहुत ही इतने ज़्यादा, इनको हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं, आधुनिक काल के कवि पढ़ते हैं ना, पर भारतेंदु युग के वहाँ पे ही पढ़ते हैं। इतने ज़्यादा प्रेमित हैं हिंदी के, जो यहाँ के कवि थे ना, उनको पत्र भेजते थे वहाँ इंग्लैंड से बैठे बैठे ही। ठीक है ना। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह से निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिंदी ही है। अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे हैं। उनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर की जाएगी। संवत 1947 में उन्होंने उपयुक्त एलन कंपनी से संबंध जोड़ा। अच्छा, उपयुक्त एलन कंपनी संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड विलिंगटन नाम से एक कंपनी है, ठीक है, नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से व्यापार पत्र आइन सौदागरी, मैं बता दूंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आइन सौदागरी जो है उर्दू में निकलता था, इसका संपादन खुद पिंकोट साहब ने किया था। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी के वे लेख वही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तानी में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र के उद्धरण भी इस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। ठीक है ना। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों ने इसका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकोट साहब के 2-4 पत्र तो मिलते ही होंगे, है ना। आ गई वही वाली बात जो अपन कह रहे थे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहाँ के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1952 में वे रिया घास, ठीक है, जिसके देशों रेशों से अच्छे कपड़े बनते हैं, की खेती का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में आए। पर साल भर से ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में ही उनका देहांत हो गया था। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिल गया। संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तब उनकी भाषा देखकर वे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। उसका एक बहुत ही सुंदर परिचय उन्होंने लिखा था। बात यह है कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वो बहुत ही अनुचित समझते थे। अपना विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था, जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य की भूमिका के रूप में लिखा था। और ये खड़ी बोली का पद्य नाम से जो ग्रंथ है किसका है, ये अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद अलग है, ये अयोध्या प्रसाद खत्री अलग है, जिसने खड़ी बोली हिंदी का एक आंदोलन भी चलाया था। खड़ी बोली हिंदी आंदोलन भी चलाया था। वो बात अलग है कि खड़ी बोली हिंदी का आंदोलन जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद चलाया था, यानी कि वो जब तक इस दुनिया में नहीं रहे थे। लेकिन खड़ी बोली का पद्य, ये भूमिका से जो ग्रंथ लिखा है, या ये जो ग्रंथ लिखा है ना खड़ी बोली का पद्य नाम से, ये अयोध्या प्रसाद खत्री ने लिखा है। बहुत बड़ा नाम है क्योंकि हम इनको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, इसलिए ये थोड़ा दब जाएगा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए खड़ी बोली का पद्य, क्योंकि एक आंदोलन चलाया था इन्होंने, इसलिए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल प्रकरण 2 आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक से।
फारसी मिश्रित हिंदी के अदालती भाषा व्यवहार फारसी मिश्रित हिंदी के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई है। इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी यह भाषा कही जाती है, उसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि राजा शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा था। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, केतकी की कहानी के साथ ही लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा था। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, संवत 1919 से लेकर 1924 के बीच में संवाद पत्र हिंदी में निकले थे। प्रजा हितैषी जो कि राजा लक्ष्मण सिंह का पत्र था, मैं बता चुका हूँ आपको, का उल्लेख किया जा चुका है। संवत 1920 में लोक मित्र नाम का एक ईसाई पत्र था, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आगरे से निकलता था, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो अवध अखबार निकलने लगा था, उसके कुछ भाग भी हिंदी के लेख में रहते थे। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में एक बाबू नवीन चंद्र राय थे। ठीक है ना, ठीक है, नवीन चंद्र राय थे, जो संवत 1920 से लेकर 37 के बीच में नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार भी कराई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक कोर्स में रही थी। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वाले में ये मुख्य थे। शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए जिस प्रकार बंगाल में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी और राजा राममोहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं भाई। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांत के प्रचार के उद्देश्य के समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली थी। उनमें उनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 1000 बार ही कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय। और देखना इस बार ये ज्ञान प्रदायिनी ही पूछा जाएगा यूजीसी नेट में, क्योंकि आधुनिक काल शुरू होने से पहले कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आधुनिक काल शुरू नहीं हुआ है, अभी हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। इससे पहले के 2 या 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो पत्रिका से बने, चाहे वो शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचनाओं से पढ़े बने, चाहे वो लल्लू लाल के गद्य से बने। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक हो जाएंगे नवीन चंद्र, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञानपूर्ण लेख भी रहा करते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में सहायक हुए वो शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से सदा बचाते रहे हैं ना। हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने उर्दू के पक्षपातियों से भी उसी प्रकार लड़ना चाहता था, जिस प्रकार यहाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की सभा भी स्थापित थी। सम्मत 1923 के लगभग सम्मत 1923 के उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खान ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश की प्रचलित होने के लिए योग्य कहा है। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खान साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा है कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ से बहुत सारे अरबी फारसी के शब्द भर दिए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। पद्य या छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं है। हिंदुओं का यह हिंदुओं का यह कर्तव्य अच्छा ये वक्तव्य है कि हिंदुओं का ये वक्तव्य है कि ये अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति है ही नहीं। क्या नीचे लिखा है? नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब के पुराने हामी हिंदी के पक्के दुश्मन कारसादता से फ्रांस में बैठे बैठे बहुत चलाए और अपने एक वचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध करते हुए और उर्दू का पक्ष लेते हुए तन नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। अब ये फ्रांसीसी विद्वान हिंदी से इतना चिढ़ने लगे कि उसके मूल पर ही उसने कुठारा हाथ चलाते हुए कहा और बीम्स साहब का हवाला देते हुए कहा, हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश किया है।
और जो बच्चे शब्द है उसकी उत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला है। इस प्रकार जब जहाँ कहीं भी हिंदी का नाम लिया जाता था, तब गार से दत्तासी बहुत बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इस तरह की बातें कहते थे, ठीक है ना? बेकार आदमी था एक नंबर का। सर सैयद अहमद का अंग्रेजी अधिकारियों पर इतना कितना प्रभाव था, ये पहले कहा जा चुका है। संमत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो भी साहब थे उन्होंने अपनी ये राय जाहिर की है। ये इतना अधिक अच्छा होता है कि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती है, न कि ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता, जिसमें अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, ठीक है ना? इस राय को गार्थ ऑफ द तासीर ने बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया था। इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूशन के अधिवेशन में ये विवाद हुआ था कि देसी जबान हिंदी को माने या उर्दू को। तब हिंदी के पक्ष में कई उठकर लोग खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी रहने का ये फल हुआ है कि अधिकांश जनता, विशेषकर गाँवों की, जो उर्दू से परिचित ही नहीं है, बहुत कुछ कष्ट उठाती है। इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में से किसी किसी ने कहा है कि केवल अक्षर नागरी के रहे। लोगों ने कहा कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। इस पर गार सदर तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। ठीक है, देखो कितने बीच की बात यहाँ पे रखने की हो जा रही है। भाई नागरी लिपि जिसे सब समझते हैं वो रखो, और शुद्ध हिंदी न रखकर खड़ी बोली हिंदी रखो, जिसमें मिक्स रूप जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा है बिल्कुल। और उसके लिए भी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा द्वंद्व करना पड़ रहा है। ये चीज भी समझ में नहीं आ पा रही है लोगों को। उसी काल में इंडियन डेली न्यूज के एक लेखक में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका भी जवाब देने कारसादा तासी खड़े हुए थे। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था, तब भी उन्होंने उसके संपादकीय राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी गोली कहा था, जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते हैं, है ना? शिक्षा के आंदोलन के साथ ही कहीं ईसाई मत भी प्रचार रोकने के लिए मतांतर संबंधित आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगंबरी एकेश्वरवाद की ओर नवशिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए, और संमत 1920 में उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में भी प्रकाशित ही किया है। वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में आए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संमत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, आर्य समाज की स्थापना की। सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया गया, ठीक है। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब के आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार, खड़ी बोली प्रचार बड़ी तेजी से हुआ, ठीक है। अब बताना मुझे, वीना जी, खुशी जी, सीमा जी, प्रदीप जी, कितना बचा हुआ इसके बाद अभी? ठहरा है और बड़ी तेजी से प्रचार हुआ। पंजाब बोली में लिखित साहित्य न होने से मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं हो रहा, सही बता रहा हूँ, क्योंकि कितनी चीज़ें नई जानने का मौका मिल रहा है। आप सोच के देखो, ये बताओ, ये एग्जाम में भले ही पूछे जाए नहीं पूछे जाए ये एक अलग विषय है, लेकिन हिंदी को हिंदी बनने के लिए कितना द्वंद्व करना पड़ा है। ये द्वंद्व हमारे सामने शुक्ल जी ने हमें रखा है यहाँ पर। नहीं, पंजाब बोली में लिखित साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क में पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदौलत है, ठीक है। संमत 1920 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान श्रद्धाराम फिल्लोरी, बहुत बड़ा नाम है श्रद्धाराम फिल्लोरी, के व्याख्यान, जो पंजाब के थे, याद रखना ये भी, है ना, कि व्याख्यान और कथाओं की धूप ज्योति पंजाब में थी। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणबीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। पंडित श्री श्रद्धाराम जी ने तुरंत कपूरथले पहुंचकर उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्धा हो गए। पंजाब में सब छोटे छोटे स्थानों में घूमकर पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी जी ने उपदेश और वक्रताएं देते हुए, है ना, मतलब ऐसे ऐसी व्याख्यान दिए। कुल मिला के बात ये है, रामायण तथा महाभारत की कथा सुनाते हुए, उनकी कथा सुनाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे सुनने के लिए, है ना?
और आदमियों की भीड़ लग जाती थी। उनकी वाणी में बहुत अद्भुत आकर्षण था। उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान-स्थान पर धर्म सभा स्थापित की थी और उपदेशक तैयार किए थे। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी थी, पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी थी। अपना सिद्धांत ग्रंथ है सत्यामृत प्रवाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी एग्जाम में देखा नहीं है, पर श्रद्धाराम फिल्लोरे से अगर कभी क्वेश्चन आए तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। श्रद्धाराम फिल्लोरे वही है जो कि जिस टाइम पे अंग्रेजों के ज़माने में जब आईएएस की भर्ती की जाती थी, तब इनकी पुस्तकें आईएएस की परीक्षा में लगी रहती थी। बोला इनकी पुस्तकें पढ़ के आ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। जब अपना जो प्रसिद्ध जो आरती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, इन्होंने लिखी है वो श्रद्धाराम फिल्लोरे ने। तो सत्या अमृत प्रवाह नाम से जो रचना है, किसकी है? श्रद्धाराम फिल्लोरे की। उन्होंने बड़ी ही प्रौढ़ भाषा में, ठीक है, श्रीधर पाठक नहीं है, ये श्रीधर पाठक से कंफ्यूज मत हो जाना, वो तो उसे तो हम आधुनिक काल में स्वच्छंद कवियों में पढ़ेंगे, प्रकृति वाले कवियों में। ये बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को इसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहे। यद्यपि बहुत सी बातें कह और लिख जाते थे जो कट्टर अंधविश्वासों को खटक जाती थी, और कुछ लोग इन्हें नास्तिक तक कह देते थे। जब तक वे जीवित रहे, सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते थे। ठीक है। पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा था और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे थे। संमत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधित पुस्तक भी लिखी थी। ये लो भाई, ठीक है ना। ऊपर ये तो इम्पोर्टेंट थी सही अपनी, कौन सी? सत्यामृत प्रवाह। ठीक है, सत्या अमृत प्रवाह। अब ये एक और पुस्तक आ गई इनकी, आत्मचिकित्सा। आत्मचिकित्सा बहुत बढ़िया लिखी, जिसका भी हिंदी अनुवाद करके छपवाया था। इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा और उपदेश संग्रह भी, सतोपदेश इत्यादि धर्म संबंधित पुस्तकें लिखकर उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र लिखा था जो कहीं खो गया है। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा था, है ना, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। तो इनको तो हम पढ़ते हैं ना, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरे का 1877 में। ठीक है ना। भाग्यवती जो है 1877 में आ गया था, जबकि अपना प्रेक्षा गुरु 1882 1881 में आता है। फिर भी हम इसको पहला उपन्यास मानते हैं। ठीक है ना। वो अलग बात है क्यों मानते हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे अपन, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा ही सही। अपने समय के वो सच्चे हितैषी थे और सिद्धहस्त लेखक थे। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन उनका देहांत हुआ था, उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में और दूसरे पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि काशी के लेखक से अभिप्राय भारतेंदु हरिश्चंद्र से हैं। ठीक है। चलो यार, बताओ कितना बचा हुआ है एक बार मुझे, उसके बाद फिर बताएंगे फिर आगे कितना पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा भी तो नहीं कर सकते ना एकदम बोर। या फिर कल पढ़े यहाँ से, फिर राजा शिव प्रसाद से यहाँ से, है ना। अच्छा, बस खत्म होने वाला है, चलो आधा पेज ही बच रहा है। राजा शिव प्रसाद आम फर्म खास पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे थे। उधर हिंदी अपना पूरा रूप स्थिर कर चली थी। इस भाषा में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुंचाई है। हिंदी गद्य की भाषा इस दिशा की ओर स्वभाव तो जाना चाहती है, इसी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और उसकी किसी विदेश पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था, जबकि बंगला, मराठी और अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था। तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पढ़कर कब तक रुका रहता। सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देशी भाषाओं को अपनाना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी, है ना। हिंदी भाषाओं से अपना नाता कैसे तोड़ सकती थी, उनकी सगी बहन होकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ वो कैसे चल सकती थी, जबकि यूनानी और लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देशी भाषाओं के बीच में एक प्रकार का साहित्य संबंध बनाए हुए हैं। तब से एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच में उस मूल भाषा के साहित्यिक संबंधों की परंपरा यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही थी, तो उसमें आश्चर्य की क्या ही बात है। कुछ लोग विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश कर रहे थे। उसे ये समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन शब्द का मूल संबंध नहीं है,
पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि सभी भाषाएं संस्कृत के ही कुटुंब की है, उसी के प्राकृत रूपों से निकली है। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती थी? राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपनी भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से वह सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे कल से आधुनिक गद्य साहित्य का परंपरा और आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान। ठीक है, ये प्रकरण 2 पढ़ेंगे। अब यहाँ हम प्रकरण 1 पढ़ेंगे दोबारा नया वाला, ठीक है ना, ये याद रखना। और फिर हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और सारी बातें जो हैं जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, जो मुख्य धारा वाली जो चीज़ें हैं उनसे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक हमने जो कुछ पढ़ा वो बोरिंग था, और क्योंकि काफ़ी कुछ नया था, काफ़ी कुछ रोचक था जो हमको हमारे हिंदी साहित्य के बारे में, खड़ी बोली हिंदी के बारे में जानने का जिनको मौका मिला, और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं, ना।